और आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। बड़ी खबर ये मिल रही है कि सलमान खान के मर्डर की सुपारी लेने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हरियाणा के पानीपत से पकड़ा गया है सुक्खा। मुंबई और पानीपत पुलिस ने होटल से पकड़ा है सुक्खा को और ये बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। होटल में पहले से सुक्खा के लिए जाल बिछाया गया था पुलिस के जरिए और मुंबई पुलिस और पानीपत पुलिस दोनों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और सुक्खा को गिरफ्त में ले लिया। सुक्खा के लिए बाकायदा जाल बिछाया गया था पुलिस की ओर से और एक बड़ी कामयाबी है। सलमान खान के मर्डर की दरअसल इसने सुपारी ली थी और ये वही सुक्खा। ये देखिए गिरफ्तारी की तस्वीरें आ गई हैं जब इसे हिरासत में ले लिया गया सुक्खा को। सुखविंदर बताया जा रहा है इसका नाम, सुक्खा जिसे पकड़ा गया है। मुंबई पुलिस और पानीपत पुलिस ने दोनों ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके इसे पकड़ा है। एक होटल से इसकी गिरफ्तारी हुई है। पानीपत के होटल से गिरफ्तारी हुई है सुक्खा की और इस पर आरोप कई सारे हैं। दरअसल इस पर आरोप यह भी है कि इसने रेकी की थी सलमान खान के घर की और घर के आसपास के इलाके की। सलमान के मर्डर की सुपारी ली थी सुक्खा ने। अब इससे कई और राज बेपर्दा हो सकते हैं जिसका पर्दाफाश हो सकता है। इसकी गिरफ्तारी बहुत अहम मानी जा रही है। क्या इसका रोल बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी था, ये एक सवाल बना है। लेकिन हरियाणा के पानीपत से ये बड़ी गिरफ्तारी जो कि पुलिस के लिए एक और कड़ी जोड़ना है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में। हो सकता है कि इसका इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन अभी पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है। जो अभी आरोप है इस पर वो ये कि सलमान खान के मर्डर की सुपारी इसने ली थी। और आपको बता दें ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए। बाकायदा जाल बिछाया गया था। आपको याद होगा 14 अप्रैल 2024 की वो तारीख जब सलमान के घर बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग की थी, जिसमें से एक था गैंगस्टर सुखविंदर उर्फ सुक्खा। पिछले 6 महीने से पुलिस को सुक्खा छका रहा था। पुलिस ढूंढ रही थी सुक्खा को, लेकिन आखिरकार वो अब पुलिस के जाल में फंस गया है। बहुत सटीक प्लानिंग के साथ पुलिस ने सुक्खा के लिए एक ट्रैप बिछाया था जिसमें वो बेहद आसानी से फंस गया और पानीपत में एक होटल से हिरासत में लिया गया। कैसे पकड़ा गया आपको बताते हैं। गैंगस्टर सुखविंदर उर्फ सुक्खा हरियाणा के पानीपत से इसे पकड़ा गया है। एक होटल से इसे गिरफ्तार किया गया है। लड़की से मिलने आया था, ये सूत्र बता रहे हैं। होटल के हर फ्लोर पर कैमरा लगाया गया था और पुलिस लगातार निगरानी कर रही थी। जैसे ही होटल में सुक्खा घुसा वैसे ही उसे धर दबोचा गया। मुंबई पानीपत पुलिस का ये ऑपरेशन है। हमारे साथ मुंबई से इस वक्त राजीव सिंह जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ दिल्ली से जितेंद्र शर्मा भी जुड़ रहे हैं। राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। सबसे पहले एक बड़ी कामयाबी है मुंबई पुलिस की, एक ज्वाइंट ऑपरेशन में सुक्खा की गिरफ्तारी हो पाई है। अब इससे वो राज पता लग पाएंगे कि इसका इन्वॉल्वमेंट किस किस क्राइम में था, क्या क्या अपराध इसने किया था, क्योंकि इसी पर आरोप था कि सलमान खान के घर पर फायरिंग की है इसने। देखिए, विश्नोई गैंग ने 2 अलग अलग यूनिट बनाई थी, कह सकते हैं, सलमान खान पर हमले को लेकर। एक एफआईआर मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने में दर्ज थी जो शूटर सलमान खान के घर पर फायरिंग किए थे। उसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें अनुज थापन और बाकी लोग गिरफ्तार किए गए थे। और दूसरी एफआईआर जो है नई मुंबई के पनवेल सिटी पुलिस थाने में दर्ज की गई थी, क्योंकि अब नई मुंबई पुलिस को स्पेसिफिक एक टिप मिली थी कि कुछ लोग पनवेल में ही रह रहे हैं और लगातार सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी कर रहे हैं। जो मुंबई में एफआईआर दर्ज थी उसमें भी जो आरोपी थे वो भी लगातार घर से लेकर फार्म हाउस तक रेकी कर रहे थे, लेकिन 2 अलग अलग यूनिट बनाकर उनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी जिसमें एक यूनिट ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी। उस मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई है ये नवी मुंबई पुलिस की पनवेल सिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नई मुंबई पुलिस का मामला है और इस मामले में पहले ही 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। इस मामले में नई मुंबई पुलिस जो है लगातार सुक्खा को ट्रेस कर रही थी, क्योंकि 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद यह बात सामने आई थी कि सुखविंदर उर्फ सुक्खा ने ही उन्हें रेकी करने की जिम्मेदारी दी थी, शूट आउट करने की जिम्मेदारी दी थी फार्म हाउस पर सलमान खान जब आते जाते हैं। लेकिन 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद में इस पूरी साजिश से पर्दा उठ गया। उसके बाद से ही नई मुंबई पुलिस लगातार सुक्खा को ट्रेस कर रही थी। इसी वजह से सुक्खा ने अपने मोबाइल फोन सहित तमाम जो डिजिटल एविडेंसेस हैं उन तमाम चीजों को नष्ट कर दिया था। यहाँ तक कि उसने अपना हुलिया तक बदल लिया था, अपने दाढ़ी बाल बढ़ा लिए थे। उसके बाद में पुलिस को जानकारी मिली थी कि पानीपत में अभिनंदन नाम का एक होटल है अनाज मंडी इलाके में, वहां पर एक होटल में जाने वाला है, जिसके बाद में नई मुंबई की जो पनवेल सिटी पुलिस है उन्होंने पानीपत पुलिस से कोऑर्डिनेट करके एक ज्वाइंट ऑपरेशन में सुक्खा को गिरफ्तार किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या
सुक्खा विश्नोई गैंग से जुड़ा है तो बाबा सिद्दीकी शूटआउट से भी इसका किसी तरह का कोई कनेक्शन है, क्योंकि ये गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब सलमान खान के बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी को जो है मार दिया गया और ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी विश्नोई गैंग हो सकता है। तो निश्चित तौर पर नई मुंबई पुलिस के लिए तो बड़ी कामयाबी है ही, लेकिन इसका रोल क्या बाबा सिद्दीकी शूटआउट केस में है उसको भी लेकर जांच पड़ताल। बड़ी बात आप बता रहे हैं कि इसका बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से क्या ताल्लुक है, क्या कनेक्शन है, यही राज अब पता लगाने की पुलिस कोशिश करेगी, क्योंकि बहुत बड़ी गिरफ्तारी इसे कहा जा रहा है, सुक्खा की गिरफ्तारी। जब पूछताछ होगी तो बड़े मामले सामने आएंगे। और हमारे साथ जितेंद्र भी मौजूद है। जितेंद्र, लेकिन सुक्खा की खबर को लेकर क्या कुछ इनपुट्स और मिल रहे हैं? इनपुट जो खुफिया इनपुट्स अभी तक मिले हैं इस पूरे केस में, वो क्या क्या मिले? जी बिल्कुल, देखिए जो सुक्खा है एलियास सुखबीर सिंह, ये दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक खासम खास गुर्गा है। बताया जाता है शूटर है लॉरेंस गैंग का, और सलमान खान का जो पनवेल स्थित फार्म हाउस है उसकी रेकी भी सुक्खा की तरफ से की गई थी। लगातार सुक्खा फरार चल रहा था, जिसको लेकर मुंबई पुलिस लगातार सुक्खा को ट्रैक कर रही थी। खास बात यह कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बाद जो मुंबई पुलिस है वो दरअसल सलमान खान की सुरक्षा को लेकर काफी सचेत है, और अचानक से सुक्खा जब पुलिस के रडार पर आया तो बिना वक्त जाए किए मुंबई पुलिस ने पानीपत पुलिस से संपर्क किया और बाकायदा एक होटल के अंदर, जैसा कि अभी राजीव सिंह बता रहे थे कि एक होटल के अंदर बाकायदा रेकी की गई। उस होटल के अंदर मुंबई पुलिस की तरफ से बाकायदा कुछ कमरे बुक किए गए। सुक्खा के ठीक बराबर वाला कमरा मुंबई पुलिस की तरफ से बुक किया गया, और जैसे ये कंफर्म हुआ कि सुखबीर सिंह एलियास सुक्खा इसी होटल के अंदर मौजूद है, कमरे के अंदर मौजूद है, तुरंत रेड किया गया। और लेकिन शुरुआत में पुलिस चकमा खा गई, क्योंकि सुक्खा ने अपनी दाढ़ी और बाल काफी बढ़ाए हुए थे, तो पहचान करने में मुश्किल हुई। काफी देर वक्त तक उससे पूछताछ हुई, और उसके बाद जब पुख्ता कर लिया गया कि आखिरकार यही सुक्खा है, तो उसके बाद उसकी गिरफ्तारी वहां से कर ली गई है। तो जाहिर सी बात है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर भी सुक्खा के पास काफी इनपुट हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मुंबई पुलिस के पास मौजूद है। तो लिहाजा आने वाले वक्त में एक बड़ी कामयाबी इसको माना जा सकता है मुंबई पुलिस के लिए, और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी काफी अहम सुराग सुक्खा पुलिस को दे सकता है। जी बड़ी खबर। अब ये पता लगाने की पुलिस कोशिश जरूर करेगी कि सुक्खा को जो सुपारी मिली वो किससे मिली, यानी ये जो नेक्सस है, ये जो कनेक्शन है, वो कहां कहां तक जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका, और राजीव आपका भी। इस बीच बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा आपको बता दें। मर्डर से पहले शूटर्स ने लोकेशन बदली थी। पहले बाबा सिद्दीकी के घर का शूट आउट प्लान था, फिर बाद में जीशान सिद्दीकी के दफ्तर को वारदात के लिए चुना गया। पहले घर पर फायरिंग का प्लान था, शूट आउट का प्लान था, लेकिन फिर ये प्लान में चेंज हुआ और उसके बाद दफ्तर के बाहर फायरिंग को अंजाम दिया गया, शूट आउट को अंजाम दिया गया। जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर ही गोलियां चलाई गई थी बाबा सिद्दीकी पर, और अब ये खुलासा इस पूरे मामले पर हुआ है। इससे पहले घर पर शूट आउट का प्लान था। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक और खुलासा आपको बताते हैं, जो शूटर्स रहे उन्होंने पहले बाइक का इस्तेमाल किया था, रेकी के लिए बाइक का इस्तेमाल किया गया था। देखिए ये वो बाइक है जो हम दिखा रहे हैं आपको। शूट आउट से पहले एक्सीडेंट होने से बाइक बदली गई, 32,000 रुपए में सेकेंड हैंड बाइक खरीदी गई थी, और इसी से ही रेकी की जाती थी। जो घर है बाबा सिद्दीकी का या उसके आसपास के इलाके और दफ्तर के आसपास के इलाकों की रेकी बाइक से की जाती थी। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड आपको बता दें जिसमें शूटर्स की बाइक पर यह खुलासा हुआ है। आपको बताते हैं एक एक करके सिलसिलेवार। रेकी के लिए एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदी गई थी, जो तस्वीर आपको दिखाई, 32,000 रुपए में एक पुरानी बाइक को खरीदा गया। शूटआउट से पहले बाइक का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद फिर आरोपियों ने बाइक को छोड़ दिया। शूटर्स बाइक की जगह ऑटो से ही स्पॉट पर पहुंचे, ये जानकारी और खुलासा हुआ है। जितेंद्र और ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं। जितेंद्र, ये खुलासा हुआ है कि बाइक का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन एन वक्त पर इस योजना को, इस प्लान को चेंज किया गया, और जिस दिन शूट आउट करना था उस दिन ऑटो का इस्तेमाल किया गया। जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा शूट आउट हुआ इसको दरअसल जिशान अख्तर ऑपरेट कर रहा था। जिशान अख्तर उस वक्त मुंबई में नहीं था। जो शूटर थे वो पिछले 28 दिन में तकरीबन 5 बार बाबा सिद्दीकी की रेकी कर चुके थे, पल पल की निगाहों पर रखे हुए थे। बताया जा रहा है कि पहले घर पर शूट आउट को अंजाम देना था, लेकिन बाद में दफ्तर चूज किया गया, और उसके बाद जिस वक्त ये शूट आउट किया जा रहा था, भागने का जो प्लान था वो बाइक के जरिए था, लेकिन जो शूटर थे एंड वक्त पर उन्होंने अपना प्लान बदला, जैसा कि उनको बताया गया ऊपर से जिशान के द्वारा, और उसके बाद उन्होंने ऑटो किया, और ऑटो करके उन्होंने शूट आउट को अंजाम दिया, और
मौके पर ही। हालांकि फरार होते वक्त ये सभी लोग पकड़े गए। दरअसल मुंबई पुलिस अब एक के बाद एक इन तमाम गिरफ्तारियों को और इसके अलावा जो बरामदगी इस केस को लेकर हो रही है, इन सभी को करके किसी तरीके से केस को लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पुलिस के पास पुख्ता इस बात के सुराग है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से शूटआउट को अंजाम दिया गया, लेकिन उसको लेकर पुलिस को जरूरत है सबूत जुटाने की। तो उसी कड़ी में फिलहाल मुंबई पुलिस बाइक, इसके अलावा जो वेपन बरामद हुआ, उन चीज़ों को, जो आरोपी गिरफ्तार हुए उनके बयानों को कोलैबोरेट करके ये साबित करना चाह रही है कि इस पूरे शूटआउट को लॉरेंस गैंग की तरफ से ही अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है इसी हत्याकांड से जुड़ी हुई। इस हत्याकांड में जांच और तेज हो गई है। नेपाल बॉर्डर, आपको बता दें, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई है नेपाल बॉर्डर, और क्राइम ब्रांच की 2 टीमें आरोपियों की तलाश कर रही है भारत नेपाल बॉर्डर के आसपास। अब ये जो इसमें आरोपी इन्वॉल्व रहे, ये जानकारी मिल रही है कि नेपाल बॉर्डर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई है। और क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई मिल रही है, राजीव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए मुंबई से। राजीव, नेपाल बॉर्डर पहुंची है, क्या बताया जा रहा है, इनपुट्स क्या है, कौन आरोपी यहाँ पर, क्या आरोपी यहाँ पर भाग सकते हैं और कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है? देखिए, सिद्दीकी शूटआउट केस का जो मुख्य मास्टरमाइंड अभी तक पता चला है जांच के मुताबिक, उसमें सुबु यानी कि शुभम लोनकर फरार है। शुभम लोनकर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है और उसको लेकर यह जानकारी सामने आई है कि शुभम लोनकर जो है वो नेपाल के रास्ते देश छोड़ सकता है। साथ ही साथ हो सकता है वो अपना हुलिया बदलकर फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए भी रेलवे या फिर एयर के जरिए देश छोड़कर भागने की कोशिश कर सकता है, इसलिए एलओसी जारी की गई। लेकिन भारत नेपाल बॉर्डर से जो है वहां से आसान होता है, एक्सेस होता है कि आदमी आसानी से आ जा सकता है, इतनी ज्यादा चेकिंग नहीं होती है। इसलिए क्राइम ब्रांच की 2 टीम स्पेसिफिक इनपुट के बाद में भारत नेपाल के बॉर्डर पर पहुंची है, जहां पर शुभम लोनकर को लेकर स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी गई, उसके जरिए सर्च किया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी तक पूरा मामला सामने आया है, उसमें जिस तरह के शुभम लोनकर ने जो प्लानिंग की थी कि आखिर इस हत्याकांड को अंजाम कैसे देना है, उन्होंने बाबा सिद्दीकी का जो घर और बैंड्रा वेस्ट में पड़ता है और बहुत ही कह सकते हैं कि वहां पर ज्यादातर रोड वन वे है, वहां से निकल भागना आसान नहीं था, इसीलिए उन्होंने बैंड्रा ईस्ट का इलाका चुना, खेरवाड़ी निर्मल नगर का, जहां से मुंबई अहमदाबाद हाईवे महज 100 मीटर के डिस्टेंस पर है और मुंबई अहमदाबाद हाईवे से ही कनेक्टिविटी जो है मुंबई पुणे हाईवे की भी है, मुंबई नासिक हाईवे की है, यानी कि 3 दिशाओं में भागने की पूरी प्लानिंग थी और बाइक के जरिए कहीं ना कहीं हाईवे से निकल भागना आसान था। लेकिन बाद में इसी बाइक से जब रेकी के लिए आ रहे थे, उसी समय एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद में उन्होंने ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल किया और नतीजा यही हुआ कि जब वो ऑटो रिक्शा से आए, लगभग आधे घंटे तक इंतजार किया, जब बाबा सिद्दीकी बाहर निकले, उसके बाद उन्होंने शूटआउट को अंजाम दिया। लेकिन बाइक थी नहीं, ऑटो रिक्शा छोड़ चुके थे, तो उनके पास भागने का कोई साधन नहीं था। किस दिशा में भागे, तो तीनों आरोपी अलग अलग दिशा में भागे, जिसमें शिवकुमार जो है भागने में कामयाब रहा, चूंकि रात का समय था, लेकिन बाकी दोनों शूटर जो है वो पकड़े गए लोगों के द्वारा और पुलिस के द्वारा। एक दूसरी बड़ी बात इसमें सामने आई है कि 3 तरह के अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया गया। TV9 भारतवर्ष ने ही सबसे पहले इस बात का खुलासा किया कि 3 तरह के वो हथियार कौन से थे। एक ऑस्ट्रेलियन ग्लॉक थी, एक टर्की मेड पिस्टल जिगाना, जिसे लगातार बिश्नोई गैंग इस्तेमाल करता रहा है और इसी वजह से बिश्नोई गैंग से सिर्फ कनेक्टिविटी जो लोग पकड़े जा रहे हैं उसकी वजह से नहीं हो रही है, बल्कि जिस तरह के वेपन इस्तेमाल किया गए हैं, जिस तरह की मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया गया है, ये 3 चीजें बेहद अहम है। मोडस ऑपरेंडी, वेपन और साथ में जिस तरह से उन्होंने इस पूरे शूटआउट को अंजाम दिया और जिस तरह से आरोपियों का लोकेशन लोग पकड़े जा रहे हैं, तो शक की सुई कह सकते हैं कि पुख्ता तौर पर बिश्नोई गैंग पर है। बहुत अहम जानकारी राजीव हम तक पहुंचा रहे हैं। ये 3 चीजें बहुत अहम है, एक तो आरोपियों का लोकेशन हुआ, या फिर वेपन्स का इस्तेमाल हुआ, या फिर उनके नेपाल, भारत नेपाल बॉर्डर की छानबीन हुई। इसके अलावा कई और पहलू हैं जिसकी छानबीन चल रही है, जिसको खंगाला जा रहा है मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव आपका। हरियाणा के लिए आज का दिन बहुत अहम है। हरियाणा में सैनी सरकार का शपथ ग्रहण होना है आज। दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। शपथ ग्रहण समारोह की जोरदार तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। 13 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ, यानी मंत्रिमंडल कैसा होगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे, वो संभावित चेहरे भी लगातार TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। पंचकुला में सैनी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है और उसके लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ा मौका है। लगातार तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, यानी जीत की हैट्रिक
लगा दी है भारतीय जनता पार्टी ने। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंचकुला से, सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। किस तरह की तैयारियां हैं मोहित, और कौन कौन से वो संभावित नाम हैं जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि इनका मंत्री बनना तय है? मोहित मल्होत्रा तक लग रहा है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर पहुंच चुके हैं हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा और तमाम एक्सक्लूसिव जानकारियां हमें दे रहे हैं। वो संभावित चेहरे भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कौन कौन से वो चेहरे जो मंत्री बन सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। उसमें राव नरबीर का नाम शामिल है, कृष्ण लाल का नाम शामिल है, अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, अनिल विज, ये तमाम वो चेहरे हैं जो मंत्री बनाए जा सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह स्थल से TV9 भारतवर्ष की ये ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को काफ़ी भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने पूरा प्रयास किया है। इस वक्त हम आपको मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब सीएम के पद पर एक बार फिर शपथ लेने वाले कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी की तस्वीर दिखाई दे रही है। और एक बड़ा पंडाल बनाया गया है जिसमें एनडीए शासित जो राज्य हैं और बीजेपी शासित राज्य हैं उनके सीएम, डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे और एक बड़ा आयोजन इसे बनाने की तैयारी है। आप देखिए बड़ी संख्या में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर जुटे हैं, काफ़ी भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। तो एक बड़ा इवेंट इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह को बनाया गया है बीजेपी की तरफ से और कोशिश की जा रही है कि एनडीए को भी एकजुट किया जाए और एक मंच पर लाकर एक तरह का संदेश दिया जाए कि एनडीए एकजुट है। और तीसरी बार जो हरियाणा में सरकार बनी है, ऐसा हरियाणा में कभी नहीं हुआ कि तीसरी बार कोई पार्टी सत्ता में लौटी हो। तो इस पल को यादगार बनाने के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं और एक बड़ा ही भव्य आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। पंचकुला से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। तो 13 विधायक आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नायब सिंह सैनी के साथ साथ। वहीं शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं। आपको सुनाते हैं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा की आम जनता का 36 बिरादरी का जो आशीर्वाद हासिल किया है उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा की आम जनमानस का सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। वास्तव में हरियाणा की जनता ने जो निर्णय लिया है यह हरियाणा के हित में है। जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने अपने रिजिम में जब कांग्रेस को हरियाणा में काम करने का अवसर मिला था, लूट खसोट, परिवारवाद, भ्रष्टाचार को, पर्ची खर्ची को आगे बढ़ाने का काम किया था, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से खारिज करके भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार देने का काम किया है। तो देखिए जोरदार तैयारियां की गई हैं शपथ ग्रहण समारोह की और समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे। तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम्स को भी न्योता दिया गया है और कुछ विधायकों को फोन आ चुके हैं। संभावना जताई जा रही है कि जिन विधायकों को फोन आ रहे हैं वो मंत्री बन सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से विधायकों को अब तक फोन आए हैं। ये हैं वो संभावित चेहरे जो TV9 भारतवर्ष इस वक्त आपको दिखा रहा है। अनिल विज का नाम सबसे पहले सबसे सीनियर मंत्री होंगे। ये आसार जताए जा रहे हैं, ये मंत्री बन सकते हैं। श्रुति चौधरी मंत्री बन सकती हैं, गौरव गौतम, महिपाल ढांडा, ये वो चेहरे हैं जो कि जिनके बारे में संभावना यह है कि ये मंत्री बन सकते हैं। कृष्ण लाल पंवार, विपुल गोयल, राव नरबीर, आरती राव इंद्रजीत राव की बेटी हैं और उन्हें भी मौका मिल सकता है। इसके अलावा कृष्ण बेदी, अनिल विज और कृष्ण बेदी, ये वो दो चेहरे हैं जिन्होंने विधायक दल की मीटिंग में नायब सिंह सैनी के नाम का प्रपोजल रखा था, प्रस्ताव रखा था। कृष्ण बेदी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा रणबीर गंगवा ये भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। तो नायब सिंह सैनी सरकार के ये तमाम वो संभावित मंत्री हैं जो कि जिनके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। और जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मौका है। बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है और हरियाणा में राजनीतिक इतिहास को अगर देखा जाए तो बीजेपी पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई पार्टी तीसरी बार लगातार सरकार बनाने जा रही है और वो कामयाबी अपने नाम दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने।
तो 54 साल के हैं नायब सिंह सैनी और उनका सियासी सफर आइए आपको बताते हैं। 1996 से शुरुआत हुई, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। 2002 में अंबाला बीजेपी के महासचिव बने। 2005 में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए। 2009 में नारायणगढ़ सीट से चुनाव लड़ा। 2014 में नारायणगढ़ से पहली बार विधायक बने नायब सिंह सैनी। हरियाणा सरकार में फिर राज्य मंत्री बने। 2019 में कुरुक्षेत्र से पहली बार बने सांसद। 2023 में फिर उसके बाद जब फेरबदल हुआ, बीजेपी में मुख्यमंत्री बदला गया और हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। फिर 2024 में 12 मार्च को वो तारीख थी कि सीएम पद की उन्होंने शपथ ली। अब दूसरी बार हो रहा है कि नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो इनका सियासी सफर काफी दिलचस्प रहा है। 2009 में हरियाणा की नारायणगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़े और फिर वहां से हार भी गए। आइए आपको 10 बड़ी बातें भी बताते हैं इन चुनावों में और नायब सरकार की क्या है। आज सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात, पंचकुला में दोपहर 12 बजे से बताया जा रहा था, लेकिन अब 1:15 बजे बताया जा रहा है शपथ ग्रहण शुरू होगा। पंचकुला का जो दशहरा ग्राउंड है वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े करने जा रहे हैं राजनीति में एंट्री। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होंगे। सोर्सेस के हवाले से यह अहम खबर सामने आ रही है। मुंबई की धारावी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं समीर वानखेड़े। जल्द ही आईआरएस की नौकरी से वो इस्तीफा देंगे। एनसीबी के डायरेक्टर के तौर पर भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और खासे चर्चा में रहे उस वक्त जब शाहरुख खान के बेटे का केस उन्होंने हैंडल किया। उसे लेकर कई विवाद भी उनके साथ जुड़े। लेकिन अब समीर वानखेड़े राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं, शिवसेना शिंदे गुट ज्वाइन करने जा रहे हैं और धारावी से वो चुनाव लड़ सकते हैं। राजीव सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, तय माना जाए शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं और चुनाव भी लड़ेंगे, यानी नई राजनीतिक पारी का आगाज करेंगे समीर। बिल्कुल, देखिए समीर वानखेड़े लंबे समय से राजनीति में एंट्री करने के लिए सही रास्ते की तलाश में थे। हमने लोकसभा चुनाव के पहले भी देखा किस तरह से वो आरएसएस हेडक्वार्टर से लेकर दादर में चैत्य भूमि तक जाते रहे हैं। उन्होंने बार बार दबी जुबान से अपनी मंशा जाहिर की थी। दरअसल समीर वानखेड़े लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, यवतमाल सीट से टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी और शिंदे शिवसेना गुट से उस वक्त बातचीत जो है वो आखिरी मुकाम तक पहुंची नहीं। लेकिन विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से तैयारी हो गई है। बैठक भी हो चुकी है समीर वानखेड़े की शिवसेना और बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ में। समीर वानखेड़े के बेहद करीबी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि मुंबई के धारावी इलाके से चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। वही सीट जो है बातचीत के दौरान जो है मांगी गई है। दरअसल धारावी सीट जो है वो कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस लड़ती रही है। वहां पर वर्तमान में कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ विधायक हैं, साथ साथ में हाल ही में वो सांसद भी चुनी गई है। लेकिन वर्षा गायकवाड़ की जगह पर अब उनके ही परिवार के किसी सदस्य को कांग्रेस पार्टी टिकट देने की तैयारी में है। दरअसल ये पूरा का पूरा जो इलाका है धारावी का वो दलित ओबीसी बहुल इलाका है। ऐसे में वहां पर समीर वानखेड़े अगर वर्षा गायकवाड़ या यूं कहे कि कांग्रेस पार्टी के किसी उम्मीदवार के सामने खड़े होते हैं तो कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि समीर वानखेड़े एक बड़ा चेहरा है, हाई प्रोफाइल अधिकारी तो है ही, लेकिन जहां जिस परिवार से वो आते हैं, जो उनका बैकग्राउंड है, उसमें एक चेहरे के तौर पर, ओबीसी और दलित चेहरे के तौर पर उनकी अपनी एक पकड़ है, पहचान है, उसका निश्चित तौर पर पार्टी को फायदा मिलेगा। फिलहाल अभी तक आधिकारिक तौर पर उन्होंने बयान जारी नहीं किया, लेकिन बेहद करीबी और पारिवारिक सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की कि जल्द ही वो इस्तीफा देंगे और अगले हो सकता है कि 1-2 दिन में ही वो पार्टी भी ज्वाइन कर ले, शिवसेना शिंदे गुट। अगले 1-2 दिन में ही पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। राजीव सिंह हमारे सहयोगी ये अहम खबर दे रहे हैं समीर वानखेड़े को लेकर। शिवसेना में शामिल होंगे समीर वानखेड़े, आईआरएस ऑफिसर के पद से वो इस्तीफा देंगे और धारावी से विधानसभा चुनाव वो लड़ सकते हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात यूपी उपचुनाव की कर लेते हैं। अखिलेश यादव का बयान आ गया है। बीजेपी अपने सर्वे में मिल्कीपुर हार रही थी और इसीलिए मिल्कीपुर से पीडी अधिकारी हटाए गए। ये अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है। हार के डर से मिल्कीपुर का चुनाव टाला गया क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि वो हार रही है। चुनाव लटकाने के लिए कोर्ट का चक्कर लगाया जा रहा है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आरोप क्या क्या लगाए हैं, आपको सुनवाते हैं। मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में, मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में वो हार रहे थे।
बीजेपी और उनके साथियों का जो इंटरनल सर्वे होता है उसमें वो हार रहे थे, इसीलिए उन्होंने पहले बीएलओ बदले, जिसमें कि पिछड़े पीडीए परिवार के सब बीएलओ हटा दिए गए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटा दिए गए। उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया। मुख्यमंत्री जी कई बार गए, प्रशासन के लोगों को बुला करके राय मशवरा किया, इंटेलिजेंस से रिपोर्ट ली। जब उन्हें ये पता लग गया कि वो चुनाव हार रहे हैं, इतने खेल खेलने के बाद, बीएलओ हटाने के बाद, अधिकारी एक भी नहीं छोड़ा पीडीए परिवार का। मैं अपने साथियों से कहूँगा, जो मैं कैमरे गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कैमरे से ज़्यादा हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको भी पता होगा कि सब बीएलओ हटा दिए। अरे अभी रुकिए, सब अधिकारी हटा दिए। और उसके बाद कई बार मुख्यमंत्री जी गए, तो उसके बाद उन्हें इंटरनल सर्वे में वो हार रहे थे, हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाला। अब उनकी बदनामी हो गई। जो जंग में नहीं आ पा रहे वो जंग से बाहर पहले ही हो गए, तो अब अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का चक्कर लगा रहे हैं, जिससे कि चुनाव वहाँ हो जाए। अगर 2 दिन के अंदर ये लोग नहीं कर पाए तो चुनाव नहीं होगा। हमारी भी अपील है, कम से कम 2 दिन के अंदर कोर्ट से वो रिट वापस ले लें। और आगे बढ़ते हैं, बहराइच से खबर है। बहराइच हिंसा शासन प्रशासन की नाकामी है, ये भी अखिलेश यादव ने कहा है। ऐसे आयोजन में पुलिस के इंतजाम क्यों नहीं थे, ये अखिलेश यादव ने पूछा है कि शासन के इंतजाम क्यों नहीं थे, शासन प्रशासन अन्याय कर रहा है, ये अखिलेश यादव ने कहा। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। ये बहराइच का प्रशासन का फेलियर और शासन का फेलियर है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, जो लोग कहते थे और इस बात को कभी नहीं बोलते थे कि हर आयोजन को वो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कराते हैं, तो आखिरकार जहां इतना बड़ा आयोजन हो रहा था उसमें पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं थी, और क्या प्रशासन को जानकारी नहीं थी कि किस तरह का वहां क्या क्या हो रहा है। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। अब प्रशासन और शासन मिलकर के अन्याय कर रहा है, अन्याय।